नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। गेम्स ऑफ गद्दी में आज की खास खबरें आपको बताएंगे। पहली खबर पीएम मोदी की बात करेंगे। यूपी को करोड़ों की सौगात दी उन्होंने। नवरात्र से पहले गरीबों को आशियाना दिया, जिस पर विपक्ष की सियासत शुरू हो गई है। दूसरी खबर, अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा के जरिए 2022 के लिए हुंकार भर रहे हैं, जबकि चाचा शिवपाल ने भी 12 अक्टूबर से अलग यात्रा की तैयारी की है। तीसरी खबर, उत्तराखंड की सियासत में एनएसए पर सियासी बवाल मचा हुआ है। चौथी खबर, प्रियंका की लखीमपुर जाने की जिद क्यों है, इससे जुड़ी हुई है। तो पीएम मोदी ने आज यूपी के लोगों को करोड़ों की सौगात दी। सीएम योगी की मौजूदगी में लखनऊ में न्यू अर्बन कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ और पीएम मोदी ने प्रदर्शनी देखी। साथ ही नवरात्र से पहले गरीबों के घर का सपना भी पूरा किया। वहीं विपक्ष ने इस कार्यक्रम पर निशाना साधा। आजादी के 75वें साल पर आयोजित अमृत महोत्सव में पीएम मोदी ने यूपी को करोड़ों की सौगात दी। लखनऊ में आयोजित न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने 3 दिवसीय अर्बन कॉन्क्लेव की प्रदर्शनी भी देखी। पीएम मोदी ने प्रदेश को 4,737 करोड़ रुपए की सौगात दी, 75 परियोजनाओं का तोहफा दिया, 75,000 लाभार्थियों को घर की चाबी दी। मकान मेरा सपना था कि पक्के मकान का, आज हमको प्रधानमंत्री की तरफ से योजना से पैसा मिला, इससे हमें बहुत बड़ी खुशी हुई, जो हमको पक्के मकान का रहने का सपना पूरा हुआ। आपके खुशी के आंसू कुछ कह रहे हैं, आपकी आंख को छलका आंसू क्या कह रहे हैं? ये खुशी के आंसू हैं। हमारे जैसे हमारे प्रधानमंत्री जैसे हर देश के प्रधानमंत्री हों। सीएम योगी की मौजूदगी में फिल्म के माध्यम से गरीबों को मिलने वाले आवास को भी देखा। साथ ही पीएम ने कॉफी टेबल बुक भी लॉन्च किया। सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा। 14 से पहले जो सरकार थी उसने देश में शहरी आवास योजनाओं के तहत सिर्फ 13 लाख मकान ही मंजूर किए थे। आंकड़ा याद रहेगा? पुरानी सरकार ने 13 लाख आवास, इसमें भी सिर्फ 8 लाख मकान ही बनाए गए थे। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत शहरों में 1,13,00,000 से ज्यादा घरों के निर्माण की मंजूरी दी। कहां 13 लाख और कहां 1,13,00,000। यही नहीं, पीएम मोदी ने प्रदेश में रेहड़ी पटरी वालों की मदद के लिए योगी सरकार की तारीफ की। रेहड़ी पटरी वालों को, स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों से जोड़ा जा रहा है। इस योजना के माध्यम से 25 लाख से ज्यादा साथियों को 2500 करोड़ रुपए से अधिक की मदद गई है। इसमें भी यूपी के 7 लाख से ज्यादा साथियों ने स्वनिधि योजना का लाभ लिया है। अब उनकी बैंकिंग हिस्ट्री बन रही है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि यूपी के 42 लाख परिवारों को एक एक आवास मिल गया है। इस मौके पर एक साथ 75,000 परिवारों का आवास मिलेगा। सीएम ने कहा कि यूपी में तेजी से विकास के काम हो रहे हैं। हर गरीब के पास अपना आवास हो। आवास के नाम पर टोकन मनी नहीं, बल्कि उसको पूर्ण आवास प्राप्त हो। ये सपना आजादी के बाद 2014 में साकार होता हुआ दिखाई दिया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अब तक 42 लाख से अधिक परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर शहरी क्षेत्र में हम देखेंगे तो 17 लाख से अधिक लोगों को ये आवास हम उपलब्ध करवा चुके हैं। यूपी में गरीबों को घर और न्यू अर्बन इंडिया कार्यक्रम को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसा कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से निराश हुई है। उत्तर प्रदेश की जनता
न्याय चाहती है। समाजवादी विजय रथ न्याय के लिए रथ चल रहा है। जाहिर है 2022 का चुनाव करीब है, ऐसे में विपक्ष का तंज लाजमी है, लेकिन गरीबों को घर मिलने पर सियासत कहां तक उचित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मिशन 2022 की तैयारी को लेकर अगर हम बात करें तो विवाद नजर आ रहा है। अखिलेश यादव 12 अक्टूबर से विजय रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं, तो वहीं चाचा शिवपाल भी अखिलेश को 11 अक्टूबर तक अल्टीमेटम दे चुके हैं, यानी शिवपाल भी 12 अक्टूबर से अपनी अलग यात्रा के मूड में है। सवाल है, क्या चाचा भतीजे की 2022 की अलग अलग यात्रा निकलने वाली है? दो 2022 की जंग में कूदे अखिलेश यादव 12 अक्टूबर से विजय रथ यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश का दावा है कि विजय रथ यात्रा न सिर्फ सामाजिक परिवर्तन लाएगी, बल्कि दलितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, गरीबों, नौजवानों, बेरोजगारों और महिलाओं के न्याय के लिए होगी। उन्होंने छोटे दलों पर भरोसा जताते हुए उनसे आगे के सहयोग की बात की। उत्तर प्रदेश के जितने भी छोटे और क्षेत्रीय दल हैं, उनसे कोशिश होगी समाजवादी पार्टी साथ लाए, और लगातार चुनाव तक ये प्रयास रहेगा कि इन दलों को साथ ला करके चुनाव लड़ा जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे आप? आरएलडी से पहले से समाजवादी पार्टी का अलायंस है, लोकसभा से अलायंस चल रहा है। इसी तरह महान दल है, उसके साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। चौहान समाज के डॉक्टर संजय, उनका एक दल है, उनके साथ गठबंधन है। इसी तरह कोशिश की जाएगी कि उत्तर प्रदेश के छोटे और क्षेत्रीय दल हैं, उनको साथ लाया जाए। हालांकि बीजेपी ने अखिलेश विजय रथ यात्रा पर तंज कसा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पोस्टर पर तंज कसते हुए कहा, अखिलेश जी, इस पोस्टर में आप किसी की तस्वीर लगाना भूल गए हैं। शायद अपनी जीवन यात्रा को मस्तिष्क में रखकर प्रयास करिए, याद आ जाएगा। खैर, सियासत में आरोप और तंज चलते रहते हैं, लेकिन चाचा शिवपाल की अलग पीड़ा है। कुछ दिन पहले अखिलेश को अल्टीमेटम देते हुए उन्होंने कहा था कि अगर 11 अक्टूबर तक अखिलेश जवाब नहीं देंगे तो वो 12 अक्टूबर से अपनी अलग यात्रा निकालेंगे। हमने तो पूरा प्रयास कर लिया है। अब सपा के मुखिया जाने। अब देखना है कि छोटे दलों के भरोसे 2022 में जीत का दावा करने वाले अखिलेश अपने चाचा की छोटी पार्टी को क्या जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब यूपी के बाद उत्तराखंड की बात करते हैं, तो उत्तराखंड में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर सियासी बवाल छिड़ा हुआ है। हालात तो ये हैं कि कांग्रेस इस पर खुलकर सवाल उठा रही है। राज्य में फरवरी तक विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। इस बीच सोमवार को उत्तराखंड सरकार ने अचानक से एनएसए लगाने का अधिकार सभी डीएम को दे दिया। कांग्रेस इस फैसले से खुश नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, रिपोर्ट देखिए आप। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने मंगलवार सुबह सीएम पुष्कर धामी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें प्रदेश में एनएसए लगाने को लेकर सवाल उठाए और इसकी जरूरत नहीं बताई और फैसला वापस लेने की मांग कर दी। विधानसभा चुनाव में अब लगभग 4 महीने बचे हैं। अब इससे पहले राष्ट्र विरोधी तत्वों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने का अधिकार सभी डीएम को देना विपक्ष की धड़कन तेज कर रहा है। जनसंख्या आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में करीब 18% अल्पसंख्यक हैं, जिसमें 14% के आसपास मुस्लिम। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत सधे हुए अंदाज में बीजेपी पर तंज कसते नजर आए कि ऐसी ताकतों में एक मिला जुला खेल भी चल रहा है, ताकि लोकतांत्रिक ताकतों को, विकास की ताकतों को, जन कल्याण की ताकतों को आगे न आने दिया जा सके और ऐसी ताकतें आपस में जो है एक दूसरे की पीठ खुजला करके काम चला रही है। बहुत ही विनम्रतापूर्वक सभी राजनीतिक दलों से भी, सिविल सोसाइटी से भी और मुख्यमंत्री जी से कि वो अपने इस आदेश को वापस लें, और मेरे ख्याल से इस समय वही समीचीन भी होगा और उनकी गरिमा को भी बनाए रखने का काम करेगा। राज्य के 2 बड़े जिले हरिद्वार और उधम सिंह नगर में अकेले 20 विधानसभा सीटें हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने इन जिलों में 16 सीटें जीती थी, जिनमें वो 2 सीटें भी शामिल हैं जहां से हरीश रावत चुनाव हारे थे। चुनाव में ध्रुवीकरण का डर कांग्रेस को अब सता रहा है, लेकिन पुष्कर धामी कहते हैं कि फैसले व्यवस्था बनाए रखने के लिए गए हैं। प्रदेश के अंदर जो व्यवस्था बनाने के लिए जो जरूरी होगा वो सब काम किया जाएगा। हम वार्ता भी करेंगे और वार्ता से बात नहीं बनेगी तो जो काम जरूरी है वो काम होंगे।
कुछ दिनों पहले सरकार ने अफसरों को ऐसे लोगों की लिस्ट बनाने के लिए कहा था जो एक समुदाय विशेष से हैं और अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के रणनीतिकार अब इसी बात पर फोकस कर रहे हैं कि इस मुद्दे की काट लाएं तो क्या लाएं। दीपांकर भट्ट के साथ सुनील नप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। देखिए, अब समझिए एनएसए क्या होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, देश की सुरक्षा में रोड़ा बनने पर गिरफ्तारी हो सकती है। कानून व्यवस्था में बाधा डालने पर भी केस दर्ज हो सकता है। जरूरी सेवा की आपूर्ति में अगर बाधा डाली जाती है तो भी कार्रवाई हो सकती है। जमाखोरों पर भी कार्रवाई का इसमें अधिकार होता है। एनएसए के तहत 3 महीने तक किया जा सकता है गिरफ्तार। वैसे 3-3 महीने की अवधि बढ़ाने का पुलिस को भी अधिकार होता है और इसी वजह से विपक्ष जो है सवाल खड़े कर रहा है। अब लखीमपुर की लड़ाई की बात करते हैं, यह अभी बाकी है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लखीमपुर जाने की जिद पर अड़ी है। पुलिस ने प्रियंका को सीतापुर में हिरासत में लिया। कांग्रेस के समर्थक गेस्ट हाउस के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। इस बीच प्रियंका ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर हमला बोला। बीजेपी ने प्रियंका पर पलटवार किया। वैसे सुबह ही दीपेंद्र हुड्डा ये बात बता चुके थे कि जब तक हम लखीमपुर नहीं जाएंगे वापस नहीं आएंगे। लखीमपुर खीरी में हिंसा के बाद सियासत जारी है। प्रियंका गांधी वाड्रा किसानों से मिलने के लिए लखीमपुर खीरी जाने की जिद पर अड़ी है। सीतापुर के डीएम ने प्रियंका को लखीमपुर के हालात को विस्तार से बताया और लखीमपुर नहीं जाने की बात कही, जिस पर प्रियंका अब भी लखीमपुर की जिद पर अड़ी है। लोगों ने वहाँ के हमारे जो मजिस्ट्रेट्स हैं उन्होंने खीरी की सिचुएशन से उनको अवगत कराया है और उनसे ही हमारा अनुरोध हो रहा है कि वे खीरी ना जाएं और जनपद खीरी द्वारा भी अपने आदेश, जैसा कि मैंने पहले बताया, खीरी प्रशासन ने भी वहाँ पर प्रतिबंधित किया हुआ है राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को। इन सब बातों से ये उनको लगातार अवगत कराया। फिलहाल पुलिस ने प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया है। वहीं सीतापुर के पीएसी गेस्ट हाउस में बंद प्रियंका सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर वार कर रही हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मोदी जी नमस्कार, मैंने सुना है कि आज आज़ादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए आप लखनऊ आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा है? प्रियंका गांधी को 4 अक्टूबर को सुबह सीतापुर से हिरासत में लिया गया था। प्रियंका पर लखीमपुर खीरी में शांति भंग करने का आरोप लगा है। प्रियंका की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सीतापुर गेस्ट हाउस के सामने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं की मांग है कि प्रियंका को रिहा किया जाए। वहीं कांग्रेसी नेताओं ने भी बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका जी से मिलने की मैंने इच्छा व्यक्त की है। मैं कोई लखीमपुर तो जाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो कम से कम अपने नेता जिसको गिरफ्तार किया उससे तो मैं मिल लूं। क्या लोकतंत्र में अपने नेताओं से मिलना भी गुनाह हो गया? तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, राजनीति चरम पर। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।